सरिता, नमस्ते। मैं इन्वेस्टिगेटर कील हूँ। मैं जस्ट गेटर बैक बेसिन में समय बिता रही हूँ। हम आपके यहाँ आने की सराहना करते हैं। ये कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है आप वीकेंड पर काम नहीं करना चाहते। सुशी। तो जब आपने कहा कि इसे करने का सही तरीका है एक शांत, क्या उसने तुम्हें बैकडोर के बारे में तभी बताया था या बाद में? नहीं, मैंने उसे बताया था, आप जानते हैं। शायद इसे करने का सबसे अच्छा तरीका चुपचाप करना होगा। अगर आप एक आलू रखें। वो मुझसे तकिए के बारे में पूछती थी, जैसे वो खामोशी के माहौल को खत्म कर देती थी। तुम्हें मुझे सच बताना होगा। मुझे पता है कि तुमने पहले मुझसे झूठ बोला था, लेकिन तुम्हें पता था कि तुमने मुझसे झूठ बोला है और तुम्हें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन तुमने मान लिया कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। जी सर। ठीक है, तुम्हें दिल पर हाथ रखकर वही करना होगा, क्योंकि तुम एक ऐसे रास्ते पर जाने वाली हो जिस पर तुम जाना नहीं चाहती। मैंने उसे किसी को मारने के लिए नहीं कहा था। मैंने किसी को भी किसी को मारने के लिए नहीं कहा था। ठीक है, तुमने उसे क्या बताया था? मैंने ऐसा नहीं किया होता। तुमने उसे क्या करने के लिए कहा था? मैं बस कह रहा हूँ, सावधान रहो। हमें तुम्हारे सोच से ज्यादा पता है और मैं तुम्हें सच बताने का यही एक मौका दे रहा हूँ। मंगलवार 19 नवंबर 2019। 35 वर्षीय एडगर जेनिंग्स तृतीय के लिए खुशी से भरा हुआ था। एडगर जेनिंग्स III एक प्रोफेशनल गेमर थे जिन्हें मैडन फुटबॉल से भी ज्यादा अपनी छोटी बेटी से प्यार था। इस दिन वे दोनों साथ में उसकी चौथी सालगिरह मना रहे थे। डैडी, इसने मेरी बर्थडे पार्टी बना दी। तुम्हारे 4 सालों में सबसे अच्छी जन्मदिन की पार्टी। हाँ, धन्यवाद डैडी। कोई बात नहीं बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दुर्भाग्य से रात के अंत में वो अनमोल पारिवारिक पल उसके पिता को आखिरी बार जिंदा देखने का मौका था। फोर्ट वॉल्टन बीच में घर में घुसपैठ के बाद एक व्यक्ति मारा गया। एक 911 कॉल ने ओकलूशा डिप्यूटीज को आधी रात के बाद एक घर की ओर भेजा। कॉल करने वालों ने बताया कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। डिप्यूटीज को वहां एक आदमी की लाश मिली। वे अभी भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और उन्होंने कोई अन्य जानकारी जारी नहीं की है। रात 11:48 बजे कई 911 पर कॉल करने वालों द्वारा संभावित घुसपैठ की सूचना देने के बाद डिप्यूटीज एडगर जेनिंग्स के अपार्टमेंट पर पहुंचे। कुछ देर बाद और कॉल आई, जिनमें गोली चलने और एक आदमी के मदद के लिए चिल्लाने की खबर दी गई। डिप्टीज ने जेनिंग्स को अपार्टमेंट के बाहर सिर में गोली लगने के घाव के साथ पाया। मौके पर उसे मृत घोषित किया गया। गवाहों ने बताया कि उन्होंने इलाके से भागते एक दुबले काले व्यक्ति को देखा, जिसके बाल डेडलॉक थे और चेहरे पर लाल बैंडाना था। उस समय जांचकर्ताओं के पास बहुत कम सुराग थे। उन्हें पता लगाना था कि क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है और अभी भी कोई खतरा है या नहीं। लेकिन जब जासूसों ने सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई तो गोलीबारी की वजह अप्रत्याशित और बहुत परेशान करने वाली निकली। अरे ओह, हमें लगा था कि यहाँ पीछे कोई दरवाजा है। सरिसा, हाय, मैं इन्वेस्टिगेटर कील हूँ। जांचकर्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति समझने लगे। हत्या की जांचों में आमतौर पर उन्होंने पीड़ित के करीबियों से शुरुआत की। कैरिसा लिन पार्कर, जेनिंग्स की 4 साल की बेटी की मां, को जल्द ही ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना गया जो उसकी हाल की गतिविधियों, उनके रिश्ते की जटिलताओं और संभावित मकसदों पर जानकारी दे सकती थी। हालात से लग रहा था कि ये बेतरतीब वारदात नहीं थी, इसलिए जांचकर्ताओं ने पार्कर के फोन की जांच की अनुमति मांगी, क्योंकि हाल की बातचीत समय रेखा और संदर्भ में मदद करती है। आगे बढ़ने से पहले एक त्वरित नोट। साक्षात्कार वीडियो के कुछ हिस्सों को जारी करने वाली एजेंसी द्वारा काफी हद तक हटा दिया गया था। इससे बातचीत में कभी-कभी अचानक कट
या छोटे अंतराल आ सकते हैं। और अगर आप अपना मन बदलते हैं तो आप मुझे बताते हैं, मैं यहीं अपने साथी को कॉल करता हूं और ऐसा नहीं है तो मेरा मतलब है, क्या आप चाहती हैं कि वो पहली कॉल पर बात करे? मैंने अपनी कुछ तस्वीरें देखी जो आपको पसंद नहीं है, देखना नहीं चाहेंगी। खैर वो हमारी दिलचस्पी की बात नहीं है। करीसा ने जासूसों को बताया कि वो फिलहाल किराए के कमरे में रह रही थी और स्थायी घर ढूंढ रही थी। वो बेरोजगार थी और खर्च चलाने के लिए बेबी सिटिंग जैसे अस्थायी काम कर रही थी। वो सरकारी सहायता पर थी और उसका लाइसेंस निलंबित था। उसने कहा कि वो स्कूल लौटकर GED पूरी करने और पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद करती है। शुरुआती भरोसा कायम होने के बाद बात एडगर की ओर मुड़ गई। करीसा ने बताया कि वे 2012 या 2013 के आसपास मिले थे। उसने इस रिश्ते को जहरीला बताया, जिसमें अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसने कहा कि उनके बीच हमेशा तनाव था। हाल ही में ये उनकी बेटी से जुड़ी समस्याओं और उसके लगाए आरोपों को लेकर था, जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं है। क्या कोई ऐसा समय था जब आपका और एडगर का रिश्ता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि बिगड़ गया, लेकिन मेरा मतलब है आपके बीच इतना तनाव किस वजह से आया? मेरा मतलब है कि आप दोनों अब तक आम तौर पर अच्छे से रहते थे, लेकिन वो मुझसे नाराज हो जाता है, वो मुझ पर भड़क जाता है। ऐसी कई बार हुआ है जब वह मेरे साथ खुलेआम बदतमीजी करता है। स्टेसी ने उसे कई बार पहले भी मुझसे इतनी बदतमीजी करना बंद करने के लिए कहा है। स्टेसी मुझसे नाराज थी। किस बात के लिए? स्टेसी मुझसे नाराज है क्योंकि पिछली बार जब हम सबकी बहस हुई थी, जो कि अक्टूबर की शुरुआत में थी, जब मैं यहाँ आई तो स्टेसी ने बस इतना कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हो। तुम दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते होगे, क्योंकि मैंने किसी को इतना झगड़ते नहीं देखा। मैंने कहा, स्टेसी, क्या सच में जानना चाहती हो कि मैं उससे क्यों नफरत करती हूँ? और इसका कारण ये है कि पिछले साल जब वे पहली बार अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, जब हम वहाँ हैलोवीन के लिए गए थे, एडगर ने तब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी, जब स्टेसी बाथटब में थी। मैंने स्टेसी से कभी कुछ नहीं कहा, और क्योंकि मैंने स्टेसी से कुछ नहीं कहा, वो कहती है कि ये उसके प्रति वफादार ना होना है, और वो इस बात से नाराज थी। वो सिर्फ इसी बात पर मुझसे नाराज है। जांचकर्ताओं ने करीसा से पूछा कि उसे एडगर की हत्या की खबर कैसे मिली। उसने बताया कि उसी सुबह उसने किसी और बात के लिए उसकी मां को फोन किया था और उसी बातचीत के दौरान उसे उसकी मौत के बारे में बताया गया। मैंने फोन कर कहा, नमस्ते मिस लिंडा। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मुझे डॉक्टर से मिलना है। मैंने कहा, उम्मीद है सब ठीक होगा। उन्होंने कहा, मेरा बेटा मर चुका है। और मैंने कहा, क्या? मैं उलझन में थी, जमीन पर गिरकर रोने लगी। मुझे पैनिक अटैक आने लगा। मैं लेसी के घर पर थी, उसके 2 बच्चों के साथ, और मैं जमीन पर बिखर गई थी। किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये हुआ है, जब तक मैंने उसे कॉल नहीं किया और उसने मुझे बताया। मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कहा, जानकारी नहीं है, बस किसी ने घर में घुसने की कोशिश की और उसे गोली लग गई। समझ गया। तो अभी तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? जैसे एडगर के जाने के बाद सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, उस पर तुम्हारे क्या विचार हैं? इस बात के अलावा कि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, इस बात के अलावा कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे कभी कैसे समझा पाऊंगी। सच कहूँ तो मुझे इस पूरी स्थिति को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा मतलब है, ये जरूर एक मुश्किल स्थिति होगी। मेरा मतलब है, क्या आपने उसके किसी और दोस्त से बात की है? क्या आपने आज स्टेसी से बात की है? एडगर की माँ से बात कर मैंने उसे कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। ठीक है। क्या आपके पास कोई सवाल है या जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कुछ पूछना है? नहीं, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे है। मैं समझता हूँ और मैं ऐसा करने जा रहा हूँ और हम बाहर चलेंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे
मैं अपने सुपरवाइजर से बात करने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है। साक्षात्कार का बाकी हिस्सा अपेक्षाकृत सामान्य था और करीसा को जाने की अनुमति दे दी गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जासूसों ने गवाहों के बयान और आसपास की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की। गवाहों ने बताया कि संदिग्ध शूटर को गोलीबारी के बाद कार्मेल ड्राइव के पूर्वी हिस्से में खड़ी एक सेडान के पैसेंजर साइड में बैठते देखा गया। सीसीटीवी फुटेज ने जांचकर्ताओं को वाहन की पहचान 2010 की हरे रंग की हुंडई सोनाटा के रूप में करने में मदद की। जैसे ही जासूसों ने करीसा के डिवाइस के फोन डेटा की समीक्षा की, उन्होंने वाहन और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के एक व्यक्ति में संबंध पाया। उस जानकारी के आधार पर जांचकर्ताओं ने करीसा से दूसरी बार इंटरव्यू के लिए कहा ताकि उस रात वो कहां थी ये स्पष्ट हो सके और शामिल लोगों से उसके संबंध को बेहतर समझा जा सके। ठीक है, याद है आपने हमें अपने फोन का डेटा डाउनलोड करने दिया था। हाँ। ठीक है, हमने पूरा फोन देख लिया है। जिस रात आपने हमें उसका डेटा डाउनलोड करने दिया था, उस रात हमें उसमें गहराई से देखने का मौका नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन अब हमने उसे अच्छे से देख लिया है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो चिंता का कारण हैं, जो आपकी कहानी से मेल नहीं खाती। ठीक है, किस बारे में? ठीक है, तो सबसे पहले मार्लन कौन है? मार्लन? या मैरलन? मैरलन? हाँ। कोई जिससे मैं क्वालिटी इन में काम करती थी। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या रिश्ता है? क्या आपके बीच कुछ है? क्या आप कभी उसके यहाँ रुकते हैं? मैं कभी कभी उसके घर जाती हूँ और समय बिताती हूँ। मैंने वहाँ 1-2 बार रात बिताई है। हमने साथ में 7-8 महीने काम किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। मैं अब तक आपके साथ ईमानदार रहा हूँ। यह एक हत्या की जांच है। एडगर मर गया है। हम कुछ बातों की तह तक जा रहे हैं। जी सर, ठीक है। क्या आपने मेरलिन से कहा कि आप एडगर को मारना चाहते हैं? मैं परेशान थी। मैंने वो बात कही थी। मुझे पता है, मैंने कहा था। ठीक है। क्या मेरा सच में वो मतलब था? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि जानता था सब मेरे फोन में था, सामने आएगा और तुम मुझसे पूछोगे। लेकिन नहीं, मैं कभी सच में नहीं चाहूंगी कि वो मर जाए। मैं उससे बहुत नाराज थी जिस तरह से उसने मुझसे बात की। बस कभी कभी उसकी बातों को दिल पर ले लेती हूँ और मैं परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, क्या आपको याद है आखिरी बार आपने मेरलिन से कब बात की थी? मैंने मंगलवार को उससे बात की थी। मंगलवार को? हाँ। ठीक है, यानी 18 तारीख, सही? नहीं, वो 19वीं है। हाँ, ठीक है। क्या तुम्हें याद है 18 तारीख को उससे बात या मैसेज किया था? हाँ, मुझे लगता है मैंने 18 तारीख को उससे बात की थी। पिछले 2-3 दिनों में, वीकेंड वगैरह में मैंने कई लोगों से बात की है। हाँ, मुमकिन है मैंने उससे बात की थी। तो क्या उसे पता था कि आप ओकालूसा में शिकायत दर्ज कराने आ रहे हैं? मैं एस्केमिया काउंटी गई और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अर्जी दी। मैंने शायद उसे इसके बारे में कुछ बताया था। हाँ, मैंने कुछ लोगों को बताया था कि मैं रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। शायद बताया था। क्या आपको याद है कि उसने पूछा था कि सब कैसा रहा, जैसे उसने आपसे पूछा हो कि वहाँ सब कुछ कैसा रहा? हाँ। ठीक है, और क्या आपको याद है कि आपने कहा था कुछ नहीं हुआ, पुलिस मेरी मदद नहीं करती? ओह, वो शायद रविवार रात की बात है, क्योंकि मैं यहाँ रविवार शाम को आई थी। मैं यही कहना चाहता था जब आप यहाँ आकर वॉलमार्ट से फ़ोन किया था। ओह, ठीक है। जी हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो आपको वो याद है? हाँ। सर, उसने पूछा कैसा रहा, आपने कहा कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने मदद नहीं की। हाँ, श्योर। ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि तुमने उसके बाद उसे क्या भेजा? मुझे याद नहीं है। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि कुछ ऐसा ही था। एडगर, मतलब उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं उसे चोट पहुंचाने वाली हूँ। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। मुझे यकीन है कि वो कुछ वैसा ही था जैसा तुमने कुछ मिनट पहले कहा था। नहीं, अब गुंडों को बुलाने का समय था। ओह हाँ, हाँ, गुंडे कौन है? मेरे
पास गुंडे नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं बस यूं ही कह रही थी। मैं परेशान थी और गुस्से में थी। मैं भावुक थी। बिल्कुल। ये थोड़ा टकरावपूर्ण था, है ना? हाँ, मेरे पास कोई गुंडे नहीं है, सच में नहीं है। ठीक है। मैं गांजा पीती हूँ, लेकिन मैं ड्रग डीलरों या बंदूकों के चक्कर में रहने वाले लोगों के साथ नहीं उठती बैठती। मैं किसी के साथ नहीं रहती। ऐसे लोगों के साथ नहीं, मैं नहीं रहती। तो मुझे थोड़ा बताइए कि आपने 19 तारीख को क्या किया था? 19 तारीख को, जो मंगलवार था, आपके साथ क्या चल रहा था? मैं और लेसी थोड़ी देर के लिए साथ थे। मैं लेसी के घर गई थी। हमने रात का खाना खाया। मैं अपनी बहन से मिलने कजिन के घर गई थी, क्योंकि मेरी बहन कुछ समय के लिए वहीं रह रही है। हाँ, वो उसका घर है, पर मेरी बहन भी वहां रहती है। और मैं वहां थोड़ी देर के लिए मिलने गई थी। मैं परेशान थी, इसलिए अपनी बहन से बात करना चाहती थी। तो मैं वहां गई और उसके बाद मैं लेसी के घर वापस आ गई। ठीक है। तो 8-10 पे क्या आपको याद है कि आपको एक गाड़ी चाहिए, इस बारे में बात कर रहे थे? विप क्या है मुझे पता है, लेकिन हाँ, कायरा की कार। ठीक है। हाँ। ठीक है, तुम गाड़ी क्यों लेना चाहते थे? मैं किराने की दुकान गई। किराने की दुकान जाने के लिए? हाँ, मेरे पास फूड स्टैम्प कार्ड था। मैं कायरा को उसके घर के लिए किराने का सामान लेने दे रही थी। उसके 2 बच्चे हैं। वो अभी फूड स्टैम्प्स अप्रूवल का इंतजार कर रही है। तो मैं जा रही थी, यही हम कर रहे थे। आप लोग किस दुकान जा रहे थे? वॉलमार्ट गए थे, वॉलमार्ट। हम वहाँ हैं जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। मोबाइल हाईवे पर। ऑटोमोबाइल, ठीक है। टीजी कौन है? बस मेरी एक दोस्त है। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? मैं उसे सिर्फ टीजी के नाम से जानती हूँ और गांजा भी उसी से लेती हूँ। सच कहूँ तो अब उससे दूर जा रही हूँ। ठीक है। मैं किसी के पास जाना चाहती हूँ। क्या आप फेसबुक पर उसके दोस्त हैं? हाँ। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका फेसबुक नाम क्या है? टीजी। ये गून नहीं है। ओह नहीं, ये टीजी फिलिप्स का है। हाँ। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ। हाँ। यहीं पर फिलिप्स टीसी। क्या आप आमतौर पर उनसे मैसेंजर, स्नैपचैट या टेक्स्ट के जरिए बात करते हैं? आमतौर पर तो बस टेक्स्ट मैसेज ही होता है। मेरा मतलब है, कभी कभी मैं उनसे फेसबुक पर भी बात कर लेती हूँ, लेकिन आमतौर पर टेक्स्ट मैसेज ही होता है। तो आपने टीजी को टेक्स्ट किया, ठीक है, और उन्हें बताया कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ। गाड़ी लेके हम ग्रोसरी स्टोर गए, मैं लेने गई थी। वो 8-10 बजे था। वो तब था जब कायरा ने कहा था कि तुम उसकी कार इस्तेमाल कर सकते हो, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो या जब भी तुम तैयार हो। हाँ। ठीक है। 8:38 पर कायरा आपको मैसेज करती है और पूछती है आप कब वापस आएंगे। आपने कायरा से कहा वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा और वापस आने में भी 1 घंटा लगेगा, तो शायद आधी रात तक आ जाऊंगा। 1 घंटा किस चीज में लग रहा है? आप कहां जा रहे हैं जहां पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है? वॉलमार्ट उसके घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है, क्योंकि यह हमारी दादी के घर से 10 मिनट की दूरी पर है, तो लगभग 15 मिनट या ऐसा ही कुछ। ठीक है, मैं यहीं पर आपको रोक रहा हूं। मैं यहीं पर आपको रोक रहा हूं। ठीक है। इस समय आपके लिए मेरे साथ ईमानदार रहना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? और मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, बस यही आखिरी मौका है। अब समय आ गया है बात करने का कि पेंसाकोला से कहां जाने में 1 घंटा लगता है। क्या? नहीं, मुझे जवाब दीजिए। किसमें 1 घंटा लगता है? यहां आने में कितना समय है? हमें यहाँ पहुँचने में 1.5 घंटा लगा। ठीक है। वापस आने में 1 घंटा लगेगा, शायद आधी रात तक।
और आप 8:30 बजे की बात कर रहे हैं। आप उसी के बारे में 8:30 बजे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उससे बहुत पहले लेसी के घर वापस आ गई थी और लेसी आपको ये बता सकती है। मैं शायद 10:30 बजे तक लेसी के घर वापस आ गई थी। ठीक है, कार के साथ? नहीं, मैं चली गई थी। मेरी कजिन ने मुझे लेसी के घर छोड़ा और मैं उसकी कार से उसके घर लौट गई। तुमने किसी और को वो कार चलाने नहीं दी थी? नहीं। ठीक है, तुमने टीजी को वो कार चलाने नहीं दी थी? नहीं। बहुत सावधान रहो, क्योंकि मेरे पास ऐसे जवाब हैं जिनके बारे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि वे मुझे मालूम है। ठीक है, तो चलो फिर से शुरू करते हैं। क्या तुमने पीजे को या टीजी को वो कार चलाने दी थी? नहीं। हाँ ठीक है, मैंने चलाने दी थी। मुझे नहीं पता। और वो कहाँ गया? मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। ठीक है। उसने मुझसे कहा था कि सुनो, मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं एक और बात उठाने जा रहा हूं। तो 4 सितंबर को आपने टीजी को मैसेज किया और कहा मैं यहां हूं, मुझे एक 8वां चाहिए। ठीक है। 9:04 पर 1 मिनट बाद वह कहता है ठीक है, आप उससे फिर 18 नवंबर तक बात नहीं करते। ये बहुत संदिग्ध है, क्योंकि 18 नवंबर को आपने बताया मैरिलन हाँ। कि तुम्हें गुंडे की जरूरत है। तुम गुंडे को बुलाने वाले हो। गुंडे को बुलाने का समय आ गया है। ठीक है? नहीं सर, ठीक है। समस्या ये है, आप उसे बताते हैं कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं और वो कहता है ठीक है। ठीक है, फिर आपकी उससे फ़ोन पर भी बातें होती हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज नहीं। ठीक है। और सुनो, मैं नहीं कह रहा कि तुमने उसे वहाँ वो सब करने को कहा। मुझे लगता है तुमने उसे सिर्फ डराने भेजा था। एडगर ने उसे चाकू से डराया, उसे करना पड़ा। शायद वो वहाँ सिर्फ एक पिस्तौल लेकर गया था। शायद तुमने उसे बताया वहाँ गांजा है। उसे वहाँ जाकर एडगर को डराना था। मुझे नहीं लगता तुम गए थे। मुझे नहीं लगता तुमने टीजी को एडगर को मारने भेजा था। मुझे लगा तुमने उसे उसका पता बता दिया था। तुमने उसे बताया कि उसके पास शायद कुछ वीड है और स्टेसी के पास अंदर कुछ पाउडर हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि एडगर शायद वहाँ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करने के बाद घर से चाकू लेकर बाहर आ जाएगा। शायद उसका वहाँ किसी को गोली मारने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगा तुम संदेश देना चाहते थे। नहीं। तुम पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। तुमने कहा कि पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी। पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी। अब गुंडे को बुलाने का वक्त आ गया है। ओह माय गॉड। टीजी को फेसबुक पर गुंडा कहा जाता है। वो फेसबुक पर नहीं है। उसका नाम टीजी फिलिप्स है। मैंने तुम्हें अभी दिखाया था। ठीक है, लेकिन उसे दूसरी डेटाबेस में गुंडा उपनाम से जाना जाता है। मुझे ये नहीं पता था। खैर, ये भी एक संयोग है, मेल नहीं खाता। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मुझे सच बताना होगा। मुझे पता है कि तुमने मुझसे पहले झूठ बोला था, लेकिन तुम्हें पता था कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन तुमने मान लिया कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। जी सर। ठीक है, तुम्हें भी हिम्मत करके वही करना होगा, क्योंकि तुम एक ऐसे रास्ते पर जाने वाले हो जिस पर तुम जाना नहीं चाहते। मैंने उसे किसी को मारने के लिए नहीं कहा था। मैंने किसी को भी किसी को मारने के लिए नहीं कहा था। ठीक है, तुमने उसे क्या बताया था? मैं ऐसा नहीं करती। तुमने उसे क्या करने के लिए कहा था? मैं बस कह रहा हूँ, सावधान रहो। हमें तुम्हारे सोच से ज्यादा पता है। सच बताने का एक मौका दे रहा हूँ। मैंने उसे सिर्फ वही बताया जो हो रहा था। मैंने उसे बताया कि वो फोर्ट वोल्टन में रहता था। मैंने उसे पूरा पता नहीं दिया था। मुझे नहीं पता उसने ये कैसे पता लगाया। ठीक है। सच में मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने क्या किया या क्या हुआ? नहीं, सच में मैंने उससे 19 तारीख की रात के बाद बिल्कुल भी बात नहीं की है और वो इतनी जल्दी वापस आ गया था कि मुझे लगा ही नहीं कि वो गया भी था। नहीं। इस बिंदु तक जासूसों को लगता था कि करिसा के पास बताई गई जानकारी से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ शक काफी नहीं था। उन्हें सिर्फ परिस्थितिजन्य कड़ियां नहीं, पुष्टि चाहिए थी। करीब 2 हफ्ते बाद जांचकर्ताओं को सफलता मिली। एक सहयोगी के साथ
जासूसों ने करीसा के साथ निगरानी में एक फोन कॉल करवाई। बातचीत के दौरान करीसा ने शूटर को टीजी कहकर पुकारा, जो जॉर्डन फिलिप्स का उपनाम था, और ये भी स्वीकार किया कि उसी रात वो उसे एडगर के घर तक ले गई थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक करीसा ने कहा कि वो एडगर से अपनी परेशानियों के बारे में टीजी से बात कर रही थी, तभी हालात बिगड़ गए। टीजी ने कथित रूप से बंदूक निकाली और उससे कहा कि वो उसे उस घर तक ले जाए। वो तुरंत वहीं समस्या सुलझाने वाला था। जांचकर्ताओं के लिए उस कॉल ने उन्हें वो चीज दी जो अब तक उनके पास नहीं थी, प्रत्यक्ष सबूत जो करीसा को कार में मौजूद होने और गोलीबारी से पहले की घटनाओं से जोड़ता था। नियंत्रित कॉल के बाद जांचकर्ताओं ने फिर से उससे बात करने का फैसला किया। इस बार इंटरव्यू तय नहीं था, वे पहले से उसके पास थे और तभी संपर्क किया, और जैसे ही उसने उन्हें देखा ऐसा लगा कि उसने समझ लिया कि स्थिति अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। उसने जवाब नहीं दिया। तुम कैसी हो? माफ करना, मेरा फोन बंद है। जब मुझे कोई कॉल आती है तो मैं वापस कॉल नहीं कर पाती। यही एक वजह है कि मैंने अभी तक तुम्हें वापस कॉल नहीं किया। ठीक है, मैंने घर के फोन पर कॉल करने की कोशिश की थी। ओह, मैं आमतौर पर घर का फोन नहीं उठाती हूँ। ठीक है, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। हाँ, जब तक मैं घर के फोन से कॉल नहीं करती या मुझे पता नहीं होता कि कोई मुझे घर के फोन पर कॉल करेगा, मैं सच में ऐसा नहीं करती। क्या मैं जल्दी से जाकर बच्चे को देख सकती हूँ? क्या ये ठीक है? मैंने अभी उन्हें सुलाया है। बस ये देखना है कि 1 साल का बच्चा टेरेंस और लेसी के कमरे में है या नहीं, मुझे नहीं पता। बेडरूम बिल्कुल यही है, मैं बस उस कोने के पास जाकर देख लूंगी। मेरा मतलब है। करीसा अंदर जाकर टॉडलर को देख लेने की इजाजत मांगती है। ऐसे रिक्वेस्ट कभी कभी ये संकेत देती है कि कोई व्यक्ति ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या वो अभी भी बिना किसी रुकावट के जा सकता है, बिना सीधे ये पूछे कि क्या उसे गिरफ्तार किया जाने वाला है। क्या आपको बुरा लगेगा अगर हम अंदर जाके बस चेक कर लें? मुझे बुरा लगेगा, ये मेरा घर नहीं है, इसलिए आपको अंदर आने नहीं दे सकती, लेकिन आप मुझे बेडरूम तक जाते देख सकते हैं। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, ये हमारा फैसला नहीं। ये टेरेंस है, क्या आप 1 सेकंड रुक सकते हैं? क्या आप सब पहले ही? ठीक है। क्या टेरेंस रास्ते में है? उन्होंने कहा कि उन्हें कम से कम 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, आपने 30 मिनट कहा। 30। तो टेरेंस वहाँ है, काम से जुड़ी चीज़ें कर रहा है। उसने कहा कि कोई यहाँ आ सकता है, लेकिन इसमें लगभग 30 मिनट लगेंगे। बेब्रेस टी के दूसरी तरफ हैं। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास नई जानकारी है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये बच्चों के इधर उधर दौड़ने और सब कुछ के बीच नहीं करना चाहती। मुझे पता है ये थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो हम आपको मेरे ऑफिस ले जा सकते हैं। मेरा मतलब है मैं सवारी का इंतजाम भी कर सकती हूँ। मैं किसी को बुला सकती हूँ जो 30 मिनट के अंदर यहाँ आ जाएगा और मुझे वहाँ छोड़ देगा। मुझे पता है कि आप सब ने पहले कहा था कि आप मुझे यहाँ तक ले आएंगे, लेकिन मुझे बिना सवारी के फंसा रहना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं बस ठीक है। मुझे नहीं समझ आता इसमें क्या समस्या है। हर बार कोई मुद्दा नहीं रहा। मुझसे कई बार पूछा गया है, क्या मैं सवारी का इंतजाम कर सकती हूँ? हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे कॉल करने दो। लेसी ने मुझे कॉल करने की कोशिश की थी जब मैं यहाँ आ रही थी, तो मुझे लेसी को तुरंत कॉल करने दो। बस मेरे लिए दरवाजे पर थोड़ा रुक जाओ। ठीक है क्रिस, ठीक है। क्या वो आ रही हैं? मेरा मतलब है मैं पकड़ नहीं सकती, माफ करना। मैं ले लूंगा। क्या बच्चे सो गए हैं? नहीं, शायद बच्चा सो गया है। लेसी कितनी दूर है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ब्लू एंजल पार्कवे। वो यहाँ आ रही है। उन्हें ट्रक बदलना पड़ा। अरे रॉबी, क्या उनके पास पानी है? हाँ, अरे क्या हमें इनके लिए पानी मिल सकता है? हाँ धन्यवाद। ठीक है, जब तक वो ये कर रहे हैं।
जैसा मैंने कहा, आपके खिलाफ सह अपराधी होने के आरोप में वारंट था। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये जल्दी पढ़कर सुनाना है। तो करीसा, इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछूं, आपको अपने अधिकार समझने होंगे। आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगी उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बात करने का अधिकार है, और यही वो जगह है जहां वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको कोई वादा नहीं कर रहे हैं, हम आपको हमसे बात करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, ये सब स्वेच्छा से है। हम चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, इसीलिए मैंने आपको आज सुबह फ़ोन किया था। और ये मजाक नहीं है, मैं चिंतित थी। जैसे हमें जानकारी मिली कि ये आप जानती हैं। हाँ, ये आदमी मुझे ढूंढ रहा था। हाँ, लगभग तभी से, जब से मैं आकर आपसे बात की थी। वो मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने अपना फ़ोन बिल नहीं भरा, क्योंकि लेसी मुझे हर दिन पैसे देती है। लेकिन मैंने अपना फ़ोन बिल नहीं भरा क्योंकि अगर वो इतना ज़रूरी है तो मुझे फिर भी फ़ोन कॉल मिल सकती है। और आज सुबह मैंने आपकी कॉल मिस कर दी, तो मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता। और इसी वजह से मैं घर आई थी। जैसे मैंने तुम्हें कॉल किया, अपनी कार में बैठी और सीधे लेसी के घर चली गई। हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी, देखो मुझे पता है कि हम कुछ बार बात कर चुके हैं, लेकिन करीसा, अब यही वक्त है, ठीक है? देखो, हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि क्या हुआ था। तो मुझे चाहिए कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ था। मूल रूप से हम साथ समय बिताने वाले थे, यही असली योजना थी। मैंने कायरा की कार ली ताकि उसके साथ समय बिता सकूं। और वो था, हम बाहर घूमने के लिए कार में बैठ गए। या जब मैं उसके घर पहुंची, वह कार में बैठ गया। ठीक है, वो कौन है ताकि हम दोनों समझ सकें। और मुझे नहीं पता। मैंने जब मैसेज में गुंडे कहा तो वो बस कहने का एक तरीका था। जहाँ तक मुझे पता है, उसका निकनेम टीजी या ट्रिगर है। मैं उसे इसी नाम से जानती हूँ। जब मैंने फेसबुक पेज दिखाया तो मुझे नहीं पता था फिलिप्स उसका पहला या आखिरी नाम है। मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप सबको साथ में समय बिताना था। मैं उससे गांजा लेने वाली थी और हम साथ बैठकर पीने वाले थे। वहां पहुंची तो वो गाड़ी में आ गया। वो बोला, मुझे एक जगह ले चलो, मैं वहां लूट करने जा रहा हूँ। मैंने हाँ कहा। मैं गई, हम गाड़ी में बैठी और चले। उसके बाद जब हमने उन ड्रग्स की डिलीवरी कर दी जो वो जिसे भी बेच रहा था, क्योंकि हम पूरे समय बात कर रहे थे, वो बोला, माफ कीजिए, आराम से बताइए। ठीक है, तो जैसे ही हमने डिलीवरी कर दी, वो बोला, तो क्या चल रहा है? कि क्या चल रहा था उसके बारे में। मैंने कई लोगों से अपना दिल हल्का किया। मैं एडगर से बहुत नाराज थी। बिल्कुल। लेकिन इतनी नाराज नहीं थी कि मैं सच में ऐसा चाहती थी। लोग गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं। तो जब वो बोले, क्या हो रहा है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ये उसके बाद की बात है, जब मैं उस सोमवार सुबह निषेधाज्ञा दाखिल करने की कोशिश करके आई थी। मैं बस कोई भी तरीका ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो मैं कर सकती थी। उस समय दरअसल मैं थोड़ा पीछे जाकर बताऊं, जब वह कार में बैठ रहा था तो वह वैसे भी अजीब व्यवहार कर रहा था। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कुछ लिया हो, लेकिन मैंने उसे कभी नशा करते नहीं देखा था। मैंने उसे सिर्फ गांजा पीते हुए ही जाना है। जब भी मैंने उसके साथ कुछ किया है तो बस उसके साथ गांजा ही पिया है। लेकिन वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसके शरीर में एड्रेनलिन दौड़ रही हो। तो मैंने कहा, हाँ यार। मैंने कहा, पता है, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसी समय उसने एक बंदूक निकाली और उसे लहराने लगा। और उसने कहा, ठीक है, हम अभी इसी वक्त इसे सुलझा सकते हैं। और मैंने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं सच में नहीं चाहती। और उसने बेसिकली, वो बोला, मुझे वहां ले चलो, और कार चलाने को कहा। बस यही बात थी। मेरा मतलब, मैं शायद पुलिस बुला सकती थी।
कुछ कर भी सकती थी, लेकिन मेरे चेहरे पर बंदूक तनी हुई थी। मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। मैंने असल में कभी बंदूक देखी भी नहीं थी, समझ रही हो ना, वो भी उस तरह से नहीं। मेरा मतलब है जैसे लेस्ली और टेरेंस के पास बंदूकें हैं, लेकिन मेरे सामने कभी किसी ने इस तरह से बंदूक लहराई नहीं थी। तो हम वहां गाड़ी से गए। मैंने उसे गलत घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो सच में मार ही नहीं रहा था। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, क्या वो धमकी दे रहा था या बस ऐसे ही रौब झाड़ रहा था और कह रहा था मैं तुम्हारे लिए ये संभाल सकता हूँ? वो मूल रूप से मुझसे कह रहा था, तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ है और मैं इस मामले को संभाल लूंगा। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना पागल है कि ऐसा कर देगा। सच में नहीं लगा था। हम वहां गए। मैंने उसे बताया कि वो कौन सा घर है। उसने मुझे वहां उसका इंतजार करने को कहा। मैं सच में वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि भाग नहीं पाई। मुझे वापस आते समय समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने कहा क्योंकि मैंने गोलियों की आवाज सुनी और वो वापस कार में बैठ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आया कहाँ से, क्योंकि वो वहां से आया जहां मैं थी, मेरे पीछे से। मैं सड़क के आखिर में बैठी थी। वो पीछे से आया और कार में कूद गया। मैं एकदम जड़ हो गई थी। वो बोला चलो, और उसने फिर से बंदूक निकाली, या शायद हाथ में थी, मुझे याद नहीं। मैंने क्लिक की आवाज सुनी। उसने कहा चलो, तो मैं चली गई। मुझे नहीं पता, वीए बस गाड़ी चलाती रही। करीसा ने दावा किया कि एडगर के साथ चल रही अपनी परेशानियों के बारे में उसने जब अपना गुस्सा निकाला तो टीजी ने खुद ही कदम उठाया। उसने किसी भी योजना में शामिल होने या कभी ये कहने से इनकार किया कि एडगर को नुकसान पहुंचाया जाए। करीसा पर अपराध के बाद मदद करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने संदिग्ध शूटर को घटना स्थल तक ले जाकर वापस लाया और बाद में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित नहीं किया। अगले दिन जेनिंग्स परिवार ने बेटी की कस्टडी के लिए याचिका दायर की। जांचकर्ताओं ने पहले ही संदिग्ध शूटर की पहचान जॉर्डन फिलिप्स के रूप में कर ली थी। 4 दिन बाद यूएस मार्शल्स ने पेंसाकोला में 24 साल के जॉर्डन फिलिप्स को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। पूछताछ में फिलिप्स ने शुरुआत में शामिल होने से इनकार किया। उसने बताया कि उसी दिन उसे नौकरी से निकाला गया था, जिसे जांचकर्ताओं ने उसकी मानसिक स्थिति से जोड़ा। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, फिलिप्स ने स्वीकार किया कि वही गोली चलाने वाला था, लेकिन उसने दावा किया कि उसके ऐसा करने की एक वजह थी, जो कि करीसा की घटनाओं की कहानी से मेल नहीं खाती थी। इस इमारत में एक और व्यक्ति है, उसकी भी ऐसी ही स्थिति है और मुझे नहीं लगता उसके पास सिगरेट है। मैं लगभग खत्म कर चुकी हूँ, बस मेरे पास कुछ और सवाल हैं, ठीक है? आपने कहा था कि उसने कहा था कि करिसा यानी रीसा एडगर को हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारें। वो अक्टूबर में था। शायद ये अक्टूबर में था, मुझे ठीक से नहीं पता। तो जब आपने कहा कि इसे करने का सबसे अच्छा तरीका चुपचाप करना है, क्या वो उससे पहले था जब वो बैकडोर के बारे में बता रही थी? नहीं। मैंने उसे बताया था कि ये करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये चुपचाप कैसे किया जाए? मैंने उसे सुना, अगर आप एक बैरल पर आलू रख दें, जैसे इसे चुपचाप रखें, या वो मुझसे तकिए के बारे में पूछती थी, जैसे क्या तकिए से आवाज़ दबेगी या नहीं। मैंने आलूओं के बारे में नहीं सोचा था। वो बोली ठीक है, मेरे पास $13 हैं, जानते हो हम वॉलमार्ट जा सकते हैं और आलू ले सकते हैं, जो भी हो। जनवरी 2020 में ग्रैंड जूरी ने दोनों पर प्रथम श्रेणी की पूर्व नियोजित हत्या का आरोप लगाया। किसी को हैरानी नहीं हुई कि मामला ट्रायल तक नहीं गया। अमेरिका में अधिकतर आपराधिक मामले प्री डील से सुलझते हैं, यह भी ऐसा ही मामला था। करीसा पार्कर ने आग्नेयास्त्र के इस्तेमाल से द्वितीय श्रेणी की हत्या कबूल किया। बदले में उसे 53 साल की सजा मिली।
जिसमें 25 साल अनिवार्य हैं। जॉर्डन फिलिप्स ने आग्नेयास्त्र के इस्तेमाल से द्वितीय श्रेणी की हत्या और पहले से एक गंभीर अपराध में दोष सिद्ध व्यक्ति होते हुए आग्नेयास्त्र रखने का गुनाह कबूल किया। 2 मामलों में दोषी पाए जाने के बावजूद उसे 40 साल की सजा मिली, जिसमें 25 साल की अनिवार्य न्यूनतम सजा है। अगर आप सिर्फ सजा के नतीजों को देखें तो लगता है कि जॉर्डन फिलिप्स को ज्यादा फायदेमंद सौदा मिला, जबकि वही उसी ने गोली चलाने की बात कबूल की थी और वो पहले से एक गंभीर अपराध में दोष सिद्ध भी था। ऐसा क्यों है? अदालतें अक्सर उस व्यक्ति को जो किसी अपराध की योजना बनाता है या उसे अंजाम देने की शुरुआत करता है उतना ही दोषी मानती हैं, अगर उससे ज्यादा नहीं जितना कि उस व्यक्ति को जो उसे अंजाम देता है। शायद यही यहाँ हुआ है। फिर भी कानूनी नतीजों से परे इस मामले को स्वीकार करना खास तौर पर इसलिए मुश्किल है क्योंकि ऐसा लगता है कि हालात बेकाबू होने में बहुत कम ही समय या वजह लगी। जो एक कथित निजी विवाद को लेकर निराशा के रूप में शुरू हुआ था, वो अचानक इतनी हिंसा में बदल गया जिसे अंजाम देने वाला व्यक्ति पीड़ित से कभी मिला भी नहीं था। एक आदमी की मौत हो गई है, एक बच्ची ने अपने पिता को खो दिया है और 2 लोग अब दशकों तक जेल में रहने का सामना कर रहे हैं। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सजा उचित है? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।